तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो आज आप लोग देखने वाले हैं 12th केमिस्ट्री के मोस्ट वीवीआई 500 ऑब्जेक्टिव को। याद रखिएगा 500 ऑब्जेक्टिव को। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या जो है वह बहुत है। चलिए देखते हैं और सभी क्वेश्चनों को हमें समझते चलना है। तो देखिए हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रवादार ठोस है। रवादार ठोस होता क्या है कि वैसा ठोस पदार्थ जिसकी जो है निश्चित ज्यामितीय आकृति हो। तो इसमें से देखिए किसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति है। तो क्या कांच की होती है? तो नहीं होता। याद रखें हीरा यहाँ पर होता है। हीरा एक प्रकार का हीरा जो है हीरा जो है वह कोवैलेंट सॉलिड है। याद रखिएगा हीरा जो है वह कोवैलेंट सॉलिड है। रबर तो यहाँ पर हमारा पॉलीमर हो जाएगा, तो इसका कोई बात ही नहीं। और कांच जो है यहाँ पर एमोर्फस है, यानी कि बेरवादार है। रवादार नहीं है बल्कि बेरवादार ठोस है। हीरा जो है हमारा एक प्रकार का रवादार ठोस है, जिसमें हम लोग इसे नेटवर्क ठोस के भी नाम से जानते हैं, कोवैलेंट ठोस या फिर सहसंयोजक ठोस के भी नाम से। चलिए देखते हैं आगे अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि बेरवेदार ठोस पदार्थ है। तो इसमें से बेरवादार ठोस पदार्थ, ऊपर ही हमने देखा था कि कांच जो है वह एक प्रकार का क्या है, तो वह बेरवादार ठोस है। और यहाँ पर ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही हमारा ठोस है, स्वसंयोजक ठोस। याद रखिएगा ग्रेफाइट और हीरा जो है यहाँ पर स्वसंयोजक ठोस है। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि बेरवादार ठोस का उदाहरण है। तो बेरवादार ठोस का उदाहरण इसमें से कौन सा है? यह देखिए हीरा है, नहीं है, हीरा रवादार है, ग्रेफाइट भी रवादार है, नमक भी जो NaCl है इसमें आयन होता है, जिसके वजह से यह रवादार है। लेकिन रबर जो है यह एक प्रकार पॉलीमर है और यह एक प्रकार का बेरवादार ठोस है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आगे भी इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्योंकि इस चैप्टर में आपको इसी तरह क्वेश्चन मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है वह अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? देखिए 2013 और 2021 में पूछा जा चुका है। अक्रिस्टलीय इसमें से पूछा जा रहा है। तो कांच जो है यह एक प्रकार का अक्रिस्टल है, यानी कि एमोर्फस है। क्या है? तो यह एक प्रकार का एमोर्फस है। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। तो किस दोष के कारण जो है वह क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है, हमसे यह पूछा जाता है। तो फ्रैंकल दोष के कारण होता है, शॉर्टके दोष के कारण, अंतराली दोष या फिर एफ केंद्र दोष के कारण। तो देखिए फ्रैंकल दोष और शॉर्टके दोष को पहले आपको समझना है, क्योंकि इन दोनों की तो यहाँ पर बात ही अभी नहीं होने वाली है। और देखिए दो ही चीज़ों से आप में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्रैंकल दोष और शॉर्टके दोष। तो फ्रैंकल दोष जो होता है वह एक प्रकार का जालक होता है। याद रखें एक प्रकार के जालक होता है, जिसमें प्लस माइनस, याद रखें प्लस माइनस इस प्रकार से पूरे यहाँ पर भरे हुए रहते हैं। तो फ्रैंकल दोष में क्या होता है कि एक धनायन, यानी कि जो प्लस होता है वह यहाँ से निकल कर किसी जगह अगर जगह खाली हो तो अंतराकाशी जगह में वह चला जाता है, यहाँ से उठकर यहाँ पर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो शॉर्टके दोष है इसमें कुछ अलग ही चीज होता है कि यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों मिलकर जो है यह जो पूरा सिस्टम है जालक बिंदु इसी से गायब हो जाता है और बाहर निकल जाता है, दोनों से बाहर ही निकल जाता है, जिसके कारण उसके घनत्व में याद रखिए कमी आ जाती है। इसलिए यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं कि शॉर्टके दोष के कारण जो है वह घनत्व में कमी आती है, और फ्रैंकल दोष के कारण घनत्व जो होता है वह अपरिवर्तित रहता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, और सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट में देते चलना है ताकि आपको याद होते चले। देखिए यहाँ पर एचसीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है। एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में यहाँ पर हमसे परमाणुओं की जो है यहाँ पर संख्या पूछा जा रहा है। तो देखिए परमाणु संख्या यानी कि एटम्स नंबर, याद रखिएगा एचसीपी में जो है वह परमाणु संख्या 6 होता है। एचसीपी इकाई सेल में परमाणु संख्या 6 होता है, लेकिन यहाँ पर आपसे कोऑर्डिनेशन संख्या पूछता तो यहाँ पर हमारा 12 होता है। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन संख्या जब पूछता तब, यानी कि समन्वयन संख्या अगर हमसे पूछता है, यहाँ पर जो परमाणुओं की संख्या है, परमाणुओं की संख्या न पूछकर हमसे अगर समन्वयन संख्या पूछता तो यहाँ पर हमारा हो जाता 12। याद रखिए दोनों चीज़ों को याद रखिए, क्योंकि दोनों से ही हमारे यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हर बार बनते हैं। रोवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष जो है उत्पन्न होता है, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसे किस प्रकार से हमें देखना है। रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा पकड़ लिया जाएगा तो याद रखिए वह होता है एफ सेंटर दोष। क्या होता है?
तो एफ सेंटर दोष हमारा होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन है जो फेरोचुंबकीय है। यहाँ पर जो है इसमें से फेरोचुंबकीय पदार्थ कौन है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो 8 नंबर क्वेश्चन है फेरोचुंबकीय, इसमें हमारा हो जाएगा Fe3O4। Fe3O4 जो है वह एक प्रकार का फेरोचुंबकीय पदार्थ होता है। क्या होता है? तो फेरोचुंबकीय पदार्थ यहाँ पर हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर जो क्वेश्चन है वह अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है। इसमें से क्या पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन आयन जो है वह प्रतिचुंबकीय है। तो वह हमारा जगह Sc3+ जो है वह हमारा प्रतिचुंबकीय है। क्या हो जाएगा? Sc3+ जो है हमारा वह हमारा प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन धात्विक ठोस है। तो इसमें से देखिए धात्विक ठोस पूछा जा रहा है। धात्विक ठोस तो यहाँ पर देखिए पीतल, प्लास्टिक, ग्रेफाइट या फिर हीरा। धात्विक ठोस हमारा केवल पीतल हो जाएगा, प्लास्टिक नहीं होगा, ग्रेफाइट भी नहीं होगा, हीरा भी हमारा नहीं होगा। यहाँ पर केवल हमारा आंसर पीतल हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं हम लोग कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवे जालकों की संख्या। तो घनाकार क्रिस्टल में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। अगर केवल ब्रेवे जालक पूछा तो वह ब्रेवे जालक जो होता है वह 14 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर घनाकार क्रिस्टल में पूछा जा रहा है, इसके लिए यहाँ पर हमारा आंसर 3 हो जाएगा। घनाकार क्रिस्टल में हमारा 3 ब्रेवे जालक होते हैं, ये आपको याद रखना है। और ब्रेवे जालकों की संख्या जो होती है वह 14 होती है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कि एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती है। तो एक अष्टफलक जो रिक्ति है वह कितने गोलों से घिरी रहती है। तो वह घिरी रहती है 6 गोलों से। अष्टफलक रिक्ति जो है वह 6 गोलों से घिरी रहती है, याद रखिएगा 6 गोलों से वह घिरी रहती है। और चतुष्फलकीय जो रिक्ति होती है वह 4 गोलों से घिरी होती है, याद रखिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए सदृश परमाणु वाले फलक केंद्रित यहाँ पर FCC के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है, जिसमें चतुष्फलकीय। और चतुष्फलकीय का क्या होता है? तो यहाँ पर 2n होता है, 2n होता है। और आपको याद होगा यहाँ पर देखिए आपको यह मालूम होगा कि फलक केंद्रित इकाई घनाकार इकाई सेल का जो परमाणु संख्या होता है वह कितना होता है। तो याद रखिए वह होता है 4। वह कितना होता है? 4। और इसका होता है 2n। आपको मालूम है 2n यानी कि 2 गुने n, और n के जगह पर हमको 4 रखना है। तो यहाँ पर 4 को हम लोगों को 2 से गुना कर देंगे, याद रखिए 4 को जो है हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो हमारा क्या आएगा? 4 दूना 8 हमारा हो जाएगा, 4 दूना 8। और यही हमारा आंसर होता है। चतुष्फलकीय में अगर हमसे पूछे, अगर फलक केंद्रित पूछ रहा है तो इनमें 2 में हम लोग 4 से गुना कर देंगे। और ये अगर BCC यानी कि पिंड केंद्रित इकाई सेल के बारे में हमसे पूछता तो वहाँ पर हमारा आंसर क्या होता? वहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है 4, क्योंकि 2 में 2 से गुना होता है 4 हो जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा 8 आंसर हो जाएगा। और आगे देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। कौन सा गुण है जो यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा गुण है जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। तो क्या समदैशिक या फिर सुस्पष्ट द्रव्यनांक, निश्चित ज्यामितीय आकृति या फिर उच्च अंतरान्विक बल, इसमें से कौन है जो क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है। तो याद रखिए जो क्रिस्टल होता है वह असमदैशिक गुण का होता है, वह असमदैशिक होता है, समदैशिक वह नहीं होता है। इसलिए हमारा आंसर नंबर ए हो जाएगा जो कि है समदैशिक, जो कि है समदैशिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, और सभी क्वेश्चनों को एक एक करके हम लोगों को बहुत अच्छा तरह से देख के चलना है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ठोस है। तो ऊपर ही हमने बताया था कि हीरा जो होता है वह कोवैलेंट ठोस होता है, यानी कि सहसंयोजक ठोस, जिसे आप लोग नेटवर्क ठोस के भी नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी धातु की षटभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वयन संख्या पूछ रहा है। किसी धातु की षटभुजीय सीमित पैकिंग यानी कि HCP के बारे में यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है। किसके बारे में? तो HCP के बारे में। और हमने ऊपर ही आपको बताया था कि एटम्स नंबर होते हैं 6 और समन्वयन संख्या इसका होता है 12। समन्वयन संख्या कितना होता है? तो 12 होता है, ऊपर ही मैंने आपको बताया था। देखिए हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का रवा का रवा, यहाँ पर सीधा हमारा हो जाएगा किस प्रकार का रवा है। तो हीरा जो है वह एक प्रकार का सहसंयोजक रवा है। क्या है?
तो वह एक प्रकार का सहसंयोजक रवा है। तो चलिए देखते हैं NaCl रवा की संरचना है। तो NaCl जो रवा है उसकी जो है यहाँ पर संरचना के बारे में पूछा जा रहा है कि NaCl जो है वह किस प्रकार की रवा की संरचना है। 18वां नंबर क्वेश्चन है और आपको सभी क्वेश्चनों का जो आंसर है आपको कमेंट में देते चलना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो देखिए क्या हो जाएगा कि फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल। NaCl जो है वह फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल का जो है यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल, जिसे हम लोग FCC के भी नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या है। यहाँ पर क्या है पिंड केंद्रित यानी BCC, याद रखिए क्या BCC। और इकाई सेल यहाँ पर पूछा जा रहा है इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या। तो परमाणुओं की संख्या जो है ऊपर ही मैंने आपको बताया था कि 2 होता है। पिंड केंद्रित में कितना होता है तो 2 होता है। और यहाँ पर SC यानी कि सरल घनाकार इकाई सेल यहाँ पर पूछा जाए तो इसमें 1 होता है। याद रखिए इसमें कितना होता है तो 1 होता है। चलिए आगे देखते हैं। और FCC के बारे में आपसे अगर पूछ ले FCC जो कि मैंने ऊपर आपको बताया था फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल के बारे में, तो उसमें होता है 4। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देखिए निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस नहीं है। तो रवादार ठोस जो है इसमें से कौन नहीं है। तो देखिए गलास जो होता है वह रवादार नहीं होता है बल्कि बेरवादार ठोस होता है। यह आपको मालूम होगा कि गलास जो है यह एक प्रकार का रवादार नहीं होता है बल्कि बेरवादार होता है। एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के विरवेश जालक संभव है। तो एक क्रिस्टल में जो है वह 14 प्रकार के विरवेश जालक संभव है, ऊपर ही मैंने आपको बताया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि घनाकार क्रिस्टल में तो वहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3। घनाकार क्रिस्टल में विरवेश जालकों की संख्या 3 हमारा हो जाएगा वहां पर। और देखिए कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में प्रतिशत रिक्तियां है। तो पिंड केंद्रित यानी कि BCC में हमसे रिक्ति पूछा जा रहा है। तो BCC में जो होता है पैकिंग की प्रगुणता पहले हम लोग देख लेते हैं। तो BCC जो है BCC उसमें पैकिंग की प्रगुणता जो है वह कितना होता है। तो BCC में जो पैकिंग की प्रगुणता होता है देखिए शुरू से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए SC जो है यहाँ पर मैं आपको फिर से एक तरह से अच्छा तरह से बता देता हूँ। SC और BCC और FCC सभी का मैं बता देता हूँ ताकि आपको जो है वह प्रॉब्लम ना हो, आपको जो है वहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए यहाँ पर पैकिंग की प्रगुणता और यहाँ पर रिक्तियाँ उसमें कितना होता है। तो SC यहाँ पर होता है 52%। 52% हमारा पैकिंग की प्रगुणता होता है, याद रखिएगा पैकिंग की। और अगर पूछा जाए तो और यहाँ पर देखिए और 48 जो होता है 48 में इसमें होता है वॉइड्स यानी कि रिक्तियाँ होता है। वॉइड्स यानी कि रिक्तियाँ। इसी प्रकार BCC में हमारा होता है 68%, याद रखिएगा 68% हमारा पैकिंग प्रगुणता। और यहाँ पर देखिए 32% जो होता है वह रिक्तियाँ होता है, 32% रिक्तियाँ। और FCC में जो होता है वह 74% जो है यहाँ पर 74% होता है क्या तो वहाँ पर पैकिंग प्रगुणता। और 26% यहाँ पर होता है वॉइड्स यानी कि रिक्तियाँ होती है। तो चलिए सभी चीज़ों को समझ लिया आपने और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है। तो चलिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा 32 यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि सोडियम ऑक्साइड Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी है। तो सोडियम की यहाँ पर कोऑर्डिनेशन संख्या यानी कि समन्वयन संख्या जो है हमसे पूछा जा रहा है सोडियम ऑक्साइड की। तो बताइए आप लोग सोडियम ऑक्साइड जो है उसकी समन्वयन संख्या कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सोडियम ऑक्साइड जो है उसका समन्वयन संख्या कितना होगा 6428। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ 6428 दिया हुआ है। और यहाँ पर इसकी समन्वयन संख्या पूछा जाए तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 4। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। इसमें से अक्रिस्टल पूछा जा रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा कांच से ही यहाँ पर ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसमें से कांच या फिर रबर या फिर कांच, 2 ही चीज़ पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में कौन बेरवेदार ठोस है। इसमें से हमसे पूछा जा रहा है कि कौन बेरवादार है। बेरवादार यानी कि
एमोर्फस। तो यहाँ पर देखिए ग्लास लगा है, यानी कि कोई भी ग्लास हो, क्वार्ट्ज ग्लास या फिर कोई भी, वह हमारा बेरवादार ठोस ही होता है, याद रखिए। SiO2 हो या फिर सीधा कांच हो। बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत होता है। तो बीसीसी में ऊपर ही हमने देखा था कितना होता है, 32%। 32% यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन से जोड़े में चतुष्फलक वाइड और अष्टफलक वाइड जो होता है तो वह होता है HCP और CCP। याद रखिए HCP और CCP में, यहाँ पर हमारा यह आंसर हो जाएगा। और आगे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या, यहाँ पर HCP है। देखिए यहाँ पर HCP है, तो बताइए HCP है तो यहाँ पर हमारा जो है आंसर क्या हो जाएगा। HCP है तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। आपको मैंने ऊपर बताया था कि इसका कोऑर्डिनेशन संख्या 12 होता है, 12 होता है। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस जो है यहाँ पर ग्लास है। ऊपर ही मैंने आपको बताया था कि कांच चाहे उसको इंग्लिश में ग्लास हो, आपको वही आंसर लगाना है, आपको आंसर वही लगाना है, क्योंकि इसी से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और देख सकते हैं जितने भी आपके पास क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर है, या तो वह आपके कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर आपके एनुअल एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन आपके लिए वह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या होती है तो क्रिस्टलीय तंत्र की संख्या हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7। क्रिस्टलीय तंत्र की जो संख्या है वह कितना हो जाएगा, तो वह हो जाएगा 7। और देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। तो लौह चुंबकत्व यहाँ पर जो है कौन सा ऑक्साइड प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा CrO2। क्रोमियम का ऑक्साइड जो है वह हमारा लौह चुंबकत्व को यहाँ पर प्रदर्शित करता है, यह आपको मालूम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है यहाँ पर, तो अणुचुंबकत्व जो है वह प्रदर्शित करने वाला पदार्थ यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर जो O2 है यही हमारा आंसर हो जाएगा। O2 जो है वह अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं आगे अगले नंबर ऑफ चैप्टर पर, उसे भी समझते हैं। बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, देखिए हमारा क्या है। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर पढ़ेंगे कि सिविलियन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तरीका जो है वह तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा तरीका है जो तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए मोलेलिटी जो होता है, मोललता, वह हमारा तापक्रम से स्वतंत्र होता है। मोललता और मोल प्रभाव जो होता है, मोल फ्रैक्शन, वह हमारे तापक्रम से स्वतंत्र होता है, जिससे उस पर ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि आपको मालूम होगा क्योंकि इसमें जो होता है प्रति केजी यानी कि द्रव्यमान की बात होती है, इसलिए इस पर ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है। तो अनुसंख्यक गुणधर्म होता क्या है, तो अनुसंख्यक गुणधर्म वो होता है जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि उसकी रासायनिक प्रकृति पर, याद रखिएगा। और देखिए अनुसंख्यक गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं, आपको याद रखें। प्रासरण दाब, हिमांक का अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, याद रखें। ये 4 जो होते हैं वो होता है, यहाँ पर प्रासरण दिया हुआ है इसलिए प्रासरण को लगा देंगे। यहाँ पर क्वथनांक का उन्नयन यहाँ पर दिया हुआ था तो यहाँ पर सही होता, नहीं तो यहाँ पर यह सही नहीं होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है। फिर से अनुसंख्यक गुणधर्म, और अनुसंख्यक गुणधर्म से आपसे हमेशा ही एक न एक क्वेश्चन रहता है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं, देखिए इसमें क्या होगा। तो इसमें अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है, तो देखिए प्रासरण दाब होता है, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। और यहाँ पर और में से सिर्फ प्रासरण दाब है तो यहाँ पर यह हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 0.01 मोलर ग्लूकोज बिलियन की तुलना में 0.01 मोलर MgCl2 बिलियन के हिमांक में अवनमन है, तो इसमें कितना हो जाएगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो लगभग कितना होगा, देखिए समान होगा, लगभग दुगना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा या फिर 6 गुना हो जाएगा। इसमें से यहाँ पर क्या आंसर होगा, यही हमसे
पूछा जा रहा है, तो आप लोग बताइए। और सभी क्वेश्चनों का जो आंसर है आपको कमेंट में देते चलना है। तो याद रखिए यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, तो वह लगभग तिगुना हो जाएगा, क्योंकि MgCl2 है और इसका जब 1/2 गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आपको आयन यह जो है यह 3 देता है, तो इसलिए हमारा जो है यहाँ पर लगभग तिगुना यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। समझे कितना हो जाएगा, तो लगभग तिगुना जो है यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। CaNO3 के होल टू में 1/2 गुणांक यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, तो 1/2 गुणांक। तो देखिए यहाँ पर जब इसे तोड़ेंगे हम लोग तो क्या होगा, Ca जो है यह 2+ में टूटेगा। याद रखिए Ca जो है यह 2+ में टूटेगा और Na2 जो है वह माइनस में यहाँ पर हमारा हो जाएगा। Na2 माइनस में यहाँ पर देखिए NaNO3 यहाँ पर देखिए NO3 जो है NO3 यहाँ पर हमारा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यह हमारा 2 हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए यह हमारा 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर -1 यानी कि 1 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर भी जुड़ जाड़ कर यहाँ पर आंसर आने वाला है कितना, तो वो आने वाला है 3। याद रखिए कितना आंसर आने वाला है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 1 जब जुड़ेगा यहाँ पर तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 3, यहाँ पर आंसर हमारा आने वाला है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए क्या है कि बिलियन के अनुसंख्य गुणधर्म पर निर्भर करते हैं। तो निर्भर क्या करता है, बिलियन का अनुसंख्य गुणधर्म पर निर्भर क्या करता है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें से क्या आंसर हो जाएगा, तो इसमें से हमारा क्या आंसर होगा आप लोग बताइए। सभी चीज़ों को आपको बताते चलना है और सभी चीज़ों को आपको समझते चलना है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्वथनांक का उन्नयन जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल्य के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं। तो घोलक के 1 kg, जब भी kg का बात आए आप लोग मोलेलिटी यानी कि मोल लता को लगा दीजिएगा। क्या लगा देना है, मोल लता को। और अगर लीटर की बात होता तो अब हम लोग मोल रता लगाते, मोले रिटी को। देखिए वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं एजियोट्रोपिक मिश्रण। क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग एजियोट्रोपिक मिश्रण। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है, तो आदर्श घोल इसमें से कौन नहीं है, तो हमारा क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन जो है वह हमारा आदर्श घोल नहीं। याद रखें क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन जो है वह हमारा आदर्श घोल नहीं है। यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल को हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए पहले यहाँ पर ग्राम में है, तो फर्स्ट बात कि यहाँ पर मोलल में ही आंसर होगा। जो भी आंसर होगा मोलल में होगा, मोलर में तो हमारा होगा नहीं, याद रखिएगा। तो मोलर में तो यहाँ पर देखिए आंसर होगा नहीं, जो भी होगा हमारा मोलल में ही आएगा। तो यहाँ पर 2 है, अब इसमें से हमको छांटना कैसे है। देखिए यहाँ पर अगर आपने फार्मूला पढ़ा होगा तो आप आराम से लगा सकते हैं। 18 ग्राम दिया हुआ है, इसलिए जब आप लोग आराम से यहाँ पर जब हम लोग भाग करेंगे 18 को और यहाँ पर है 1000 ग्राम, याद रखें 1000 ग्राम, और जब दोनों को हम लोग गुना यहाँ पर कर देंगे तो 180 हमारा आने वाला है। यह तो आपको मालूम होगा क्योंकि 180 ग्राम बटा मोल हमारा यहाँ पर आता है। तो मोल निकाल कर हमारा आएगा 18/180, 18/180, जो कि हम लोग जब भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.1, जो कि हमारा आंसर मोलल में होगा। यह आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में किसका क्वथनांक जो है वह सबसे अधिक होगा। सबसे अधिक देखिए 2017, 23 और 25 में पूछा गया है। तो देखिए सबसे अधिक जो है वह यहाँ पर क्वथनांक पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा NaCl का, क्योंकि यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा, इस सबका 1, इसका भी 1 और इसका 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 यानी सबसे अधिक है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए HCl एवं H2O के एजियोट्रोपिक मिश्रण में होता है। तो HCl एवं H2O के एजियोट्रोपिक मिश्रण में कितना होता है, 20.2% HCl कितना होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 20.2% HCl यहाँ पर हमारा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में कौन है जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन को दर्शाता है। तो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन को दर्शाता है कौन, तो यहाँ पर देखिए दर्शाने वाला कौन है, धनात्मक विचलन जो है वह दर्शाने वाला कौन है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा CCl3 यानी क्लोरोफॉर्म यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्लोरोफॉर्म और एथेनॉल यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि किसी विलयन के प्रसरणी दाब को निम्नलिखित में किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है,
तो P बराबर CRT किसके द्वारा, तो P बराबर CRT द्वारा। और चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो इसमें से अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है तो देखिए हिमांक का उन्नमन होता है, प्रासरणी दाब होता है, क्वथनांक का उन्नयन होता है, और यहाँ पर एक वाष्प दाब का अगर अपेक्षिक उन्नमन होता तब होता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वाष्प दाब दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर नहीं होगा और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन नहीं है, कौन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि निम्नलिखित में किस यौगिक के जलीय घोल का प्रासरणी दाब जो है वह असामान्य है। किसका जो है प्रासरणी दाब असामान्य हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा साधारण लवण। देखिए यहाँ पर क्या आंसर होगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा साधारण लवण। क्या हो जाएगा, साधारण लवण यहाँ पर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यह भी 2025 में पूछा गया है, देख लीजिए। इसी चैप्टर से कई क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। वह विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन या ऋणात्मक विचलन दर्शाता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन दर्शाता है, वह उसे हम लोग क्या कहते हैं, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग बताइए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा अनादर्श विलयन। क्या हो जाएगा, अनादर्श विलयन जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए तो यहाँ पर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि समपरासी विलयन के बराबर होता है, समपरासी विलयन के बराबर होता है तो क्या होता है, यहाँ पर यही पूछा जा रहा है। समपरासी विलयन को ही हम लोग आइसोटोनिक बोलते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो समपरासी विलयन के बराबर हमारा प्रासरणी दाब होता है। क्या होता है, तो प्रासरणी दाब होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और इससे देखने में आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, आप लोग एक बार कमेंट में बताइएगा। फेरिक हाइड्रोक्साइड के स्कंदन में निम्नलिखित में कौन विद्युत अपघट्य सबसे कम प्रभावी है। इसमें से कौन है जो विद्युत अपघट्य यहाँ पर पूछा जा रहा है सबसे कम प्रभावी है, सबसे कम प्रभावी इसमें से यहाँ पर कौन है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो बताइए इसमें से सबसे कौन कम प्रभावी, तो यहाँ पर KBr जो है पोटेशियम ब्रोमाइड, यही हमारा हो जाएगा आंसर। पोटेशियम ब्रोमाइड यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का उन्नमन अधिकतम होगा, तो अधिकतम हिमांक का उन्नमन हमारा हो जाएगा किसके लिए, K2SO4 के लिए। याद रखिए किसके लिए हो जाएगा, K2SO4 के लिए हमारा यहाँ पर हो जाएगा। और बताइए कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन लग रहा है और आपसे यह बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ताकि मुझे मालूम चले और उसी प्रकार के आपके लिए क्वेश्चन लाया जाए ताकि आपका रिवीजन अच्छी तरीके से हो पाए। देखिए यहाँ पर यदि किसी आदर्श गैस पर एक प्रक्रम प्रक्रिया में dW बराबर यहाँ पर 0 और dQ से बड़ा यहाँ पर 0 हो, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या होगा, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यह आप लोग बताइए। यहाँ पर जो हमारा आंसर है वह क्या होना चाहिए, यहाँ पर आंसर हमारा क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, सो देखिए तापक्रम बढ़ेगा, तापक्रम घटेगा, ताप नियत रहेगा या फिर ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा। तो आप लोग बताइए इसमें से जो है कौन सा जो है आंसर है वह हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें से उत्तर हमारा क्या होगा कि ताप घटेगा। याद रखें ताप घटेगा, क्योंकि देखिए dQ से अगर बड़ा अगर 0 होगा तो गैस से जो गर्मी निकलती है, याद रखिएगा वह ऊर्जा के घटने का ही संकेत होता है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो इसमें से अनुसंख्य गुणधर्म कौन नहीं है, देखिए हिमांक का उन्नमन है, यहाँ पर देखिए वाष्प दाब का अपेक्षिक उन्नमन भी है और क्वथनांक का उन्नयन है। यहाँ पर प्रकाशीय क्रियाशीलता जो है वह नहीं है। अगर यहाँ पर प्रासरणी दाब होता तो वह भी हमारा सही होता और सभी यहाँ पर आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर प्रकाशीय क्रियाशीलता है इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर नहीं होगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन के 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है तो घोल के मोलर सांद्रण होगा। तो घोल का यहाँ पर मोलर सांद्रण पूछा जा रहा है जो कि हमारा 0.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.5 यहाँ पर 5 हो जाएगा। अगर आप चाहे इसे निकालना तो आप निकाल सकते हैं, ऐसे मैं निकाल कर भी आपको वीडियो दे दिया हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। केमिस्ट्री का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है वह पहले से ही डाला गया है। 5% केन शुगर अनुभार बराबर यहाँ पर कितना दे दिया हुआ है 342। आइसोटोनिक है तो 1% घोल x के साथ x का अनुभार कितना है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो x का अनुभार जो है वह कितना होगा, यहाँ पर
यह पूछा जा रहा है, तो वह कितना होगा वो देखिए 0.25 यहाँ पर होगा। x का अनुभार यहाँ पर कितना होगा, तो वह यहाँ पर देखिए 68.4 यहाँ पर हो जाएगा। 68.4 यहाँ पर हमारा जो है यह आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि किसी बिलियन के 200 मिलीलीटर में 2 ग्राम NaOH घुले हुए तो बिलियन की मोल रहता होगा, तो यहाँ पर 0.25 हमारा ये आंसर हो जाएगा। मोल रहता पूछा जा रहा है, मोल रहता मोलेरिटी यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन है, तो 1 मोल का आयतन जो होगा यहाँ पर क्या होगा यह बताइए। यहाँ पर जो है 1 मोल का यहाँ पर आयतन पूछा जा रहा है, तो वह कितना हो जाएगा 22.4 लीटर। 22.4 लीटर यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम है, तो यहाँ पर वान ठप गुणांक जिसका अधिकतम होगा उसका ही क्वथनांक अधिकतम होगा, तो वो है हमारा Na2SO4 का। Na2SO4 का यहाँ पर हमारा जो वान ठप गुणांक है वह हमारा सबसे अधिक होगा, जो कि कितना होगा, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा 3। याद रखिएगा इसका वान ठप गुणांक कितना हो जाएगा 3। NaOH का अगर पूछा जाए तो यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा। याद रखिए NH4 और NO3 का यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसका भी और इसका भी हमारा यहाँ पर 2 ही होगा। यहाँ पर हमारा सबसे अधिक Na2SO4 का है, इसलिए यह सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक घोल जिसका प्रसरण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडल है, इस घोल का सांद्रण क्या होगा। तो इस घोल का सांद्रण जो है आप लोग पाई बराबर CRT पर चाहे तो निकाल सकते हैं, जो कि आ जाएगा आपको 0.0033 मोलर। याद रखिएगा आप चाहे तो प्रेस जो पाई बराबर CRT के फार्मूला पर निकाल सकते हैं। 0.1 मोलर BaNO3 के होल गोल का वान ठप गुणांक 2.74 है, तो विघटन स्तर यहाँ पर पूछा जा रहा है, जो कि यहाँ पर विघटन स्तर हो जाएगा 87%। याद रखिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि समपरासी विलयन के बराबर है, तो समपरासी विलयन के बराबर मोलर सांद्रण होता है। यहाँ पर देखिए समपरासी विलयन के बराबर क्या होता है, तो समपरासी विलयन के बराबर तो हमारा यहाँ पर होता है क्या होता है, यहाँ पर देखिए समपरासी विलयन के बराबर तो हमारा प्रसरणी दाब होता है, लेकिन यहाँ पर प्रसरणी दाब नहीं है, इसलिए हमारा मोलर सांद्रण यहाँ पर चलिए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रसरण दाब निम्नलिखित में किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो वह होता है P बराबर CRT या फिर पाई बराबर CRT भी लिखा जा सकता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है ये वो देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ज़्यादा ही इधर आ गया है। देखिए आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है, तो आदर्श विलयन का गुण क्या होता है, जो कि राउट के नियम का पालन करता है। अनादर्श विलयन जो है वह राउट के नियम का पालन नहीं करता है। और देखिए पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्योंकि वह वायुमंडलीय दाब कम होता है, क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब जो है वह कम होता है बच्चों। चलिए देखते हैं, और बस इसमें इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले नंबर चैप्टर पर। आ चुके हैं अब हम लोग अगले स्लाइड में, और इस स्लाइड को भी अच्छी तरह से देखते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए कि क्या है, एक फैराडे विद्युत जो होता है, एक फैराडे विद्युत कितने कूलाम के बराबर होता है। एक फैराडे विद्युत जो होता है वह कितने कूलाम के बराबर होता है, तो वह होता है हमारा 96,500 कूलाम। कितने कूलाम के बराबर होता है, तो 96,500 कूलाम यहाँ पर जो है हमारा आंसर हो जाएगा 96,500 कूलाम। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 96,500 कूलाम विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है, और यह देखिए 13, 15 और 24 में पूछा गया है, और 26 में पूछने की चांस है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 96,500 कूलाम जो CuSO4 के विलयन में मुक्त होता है, तो यह कितना मुक्त करता है, तो यह हो जाएगा हमारा 31.76 ग्राम तांबा। 31.76 ग्राम तांबा, याद रखिएगा। और अगर आप इसे निकालना चाहें तो उसे भी निकाल सकते हैं, इसे तोड़कर आराम से यह निकल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग कि देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा किसी चालक से इलेक्ट्रोडों के द्वारा प्रवाहित होती है, तो चालक को हम लोग क्या कहते हैं। तो जब विद्युत धारा जब प्रवाहित हो रहा है तो वो कंफर्म है कि धात्विक चालक ही होगा, वह क्या हो जाएगा यहाँ पर धात्विक चालक, यहाँ पर सही हो जाएगा, यहाँ पर हमारा धात्विक चालक हो जाएगा। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जो है वह क्या कहता है, तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि ABCD दिया हुआ है, मानक इलेक्ट्रोड विभव यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है, और ये
और यहाँ पर ये है, इनमें से किस धातु का अवकरण क्षमता सबसे अधिक है। तो इसे हम लोग किस प्रकार से समझेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा माइनस में होगा उसकी अवकरण क्षमता जो है वह सबसे अधिक होगा, याद रखिए। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा माइनस में है -3.06, ये भी माइनस में है लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर 3 है इसलिए। तो यह जो है यह देखिए यहाँ पर क्रमशः दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर ABCD बैठाएंगे हम लोग। देखिए यह हमारा हो गया A, यह हमारा हो गया B, यह हमारा हो गया C और यहाँ पर है हमारा D। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा अवकरण क्षमता हमारा A का है, यहाँ पर देखिए -3.05 वोल्ट। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है यह हमारा बिल्कुल आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार से आपको आगे भी निकालना है। देखिए इस प्रकार के कई क्वेश्चन आते हैं। गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, तो गैल्वेनिक सेल में एनोड जो होता है वह कैसा होता है, तो वह ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। किस प्रकार का होता है, तो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, और धनात्मक इलेक्ट्रोड जो होता है वह कैथोड होता है गैल्वेनिक सेल में, याद रखिएगा। देखिए कि 1 मोल Al3+ को एल्युमिनियम में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है। तो कितने आवेश की आवश्यकता होती है, आप चाहे तो 3 × 96,500 कूलाम जो है वो उसे कर आप चाहे तो आराम से निकाल सकते हैं। जब आप लोग कीजिएगा 3 × 96,500, याद रखिए 3 × 96,500, तो यह आराम से आपको निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा आंसर क्या होगा, सीधा सीधा देखते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है वो बहुत पहले ही आपके पास चला गया है। तो 289 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 5×10⁻³ गुलाम, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, और अगला नंबर क्वेश्चन है कि ABC का मानक अपचयन विभव यहाँ पर फिर से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले हम लोग ABCD लिखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए यह है हमारा A, यह हमारा A शुरू में है क्योंकि यह हमारा है B, और यह है हमारा C। और देखिए सबसे ज़्यादा माइनस इसमें कौन है, तो यहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा माइनस में B है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं B। और फिर हमारा सबसे ज़्यादा क्या है, देखिए B है पहले और उसके बाद है C, क्योंकि माइनस में है E, तो यहाँ पर C लिखेंगे और फिर है हमारे पास A। तो यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग लिखेंगे A, यही हमारा आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी भी पूरा सेम यही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को निकालना है। और देखिए आगे कि किसी सेल अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल, तो यहाँ पर देखिए साम्य अवस्था पर यहाँ पर पूछा जा रहा है। साम्य अवस्था में विद्युत वाहक बल जो है यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा, याद रखिएगा कितना हो जाएगा, 0 यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन जो है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो सबसे अच्छा तरीका यहाँ पर क्या है कि आयरन का कैथोड बनाकर, क्या है, तो आयरन का कैथोड बनाकर यहाँ पर लगा दिया जाए, यही हमारा सबसे अच्छा तरीका है। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर दिया हुआ है ZnS Zn2+ Aq और Zn2+ Aq CuS यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है क्या है, तो यह एक प्रकार का डेनियल सेल है, यह एक प्रकार का डेनियल सेल यहाँ पर हमारा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जब लेड संचायक सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है, तो निम्नलिखित में से क्या होता है, तो H2SO4 जो है वह पुनः उत्पन्न हो जाता है और फिर से वह क्या होता है, तो वह चार्ज हो जाता है H2SO4 के उत्पन्न होने से। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह की सेल है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेल जो है वह एक प्रकार का ईंधन सेल है। और यह जो है काफ़ी ट्रेंडिंग में यह क्वेश्चन है, कई बार यहाँ पर आपके मंथली एग्जाम में यह आया गया है। तो आप एक बार इसे देख लीजिएगा ताकि आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन है तो ये आप आराम से मार सके। यहाँ पर देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान यहाँ पर दिया हुआ 25 डिग्री सेल्सियस पर है और इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है हमें विद्युत वाहक बल यानी कि EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पर निकालना है। तो उसे हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, तो जो यह है, याद रखिए यह है, इसमें से हम लोगों को इसको घटा देना है, इसको जो है इसमें से इसको घटा देना। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर 0.80 यहाँ पर है 0.80 और यहाँ पर माइनस में पहले से ही, और फिर जब हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा प्लस और 0.14 यहाँ पर हमारा आंसर है। यहाँ 0.14 है और जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 0.94 यहाँ पर वोल्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार से आपको निकालते चलना है। देखिए एक फराडे विद्युत CuSO4 विलयन से
निक्षेप नहीं विक्षेप यहाँ पर हो जाएगा, विक्षेप करता है वह हो जाएगा हमारा 31.76 ग्राम तांबा। ये इसे हम लोग ऊपर ही देखा था, इस क्वेश्चन को हमने ऊपर ही देखा था। तो चलिए देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया एनोड पर संभव है। इसमें से कौन सी अभिक्रिया जो है वह एनोड पर संभव है, यहाँ पर यही हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए कौन आंसर यहाँ पर हमारा होगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 2Cr3 प्लस 7H2O प्लस Cr2 7, यह जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है यह सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीयक नियम संबंधित है। तो वह द्वितीयक नियम जो है वह विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से संबंधित है, इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। तो द्वितीयक सेल यहाँ पर लेड स्टोरेज बैटरी हो जाएगा। द्वितीयक सेल क्या होता है, जिसे हम लोग पुनः चार्ज कर सकते हैं, यही हमारा द्वितीयक सेल होता है। यहाँ पर फिर से वही है, यहाँ पर विद्युत वाहक बल निकालना है। तो फिर से हम लोग इस क्वेश्चन को भी उसी प्रकार से करेंगे, उसी प्रकार से हम लोगों को यहाँ पर करना है। इसमें से हमको देखिए यह जो हमारा है इसमें से हमको यहाँ पर इसको घटा देना है, इसमें से हमको यहाँ पर घटा देना है। और इसे देखेंगे तो यहाँ पर पहले हमको यहाँ पर एनोड है इसलिए हमको यहाँ पर माइनस करना होगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस में जब हम लोग इसको इस प्रकार से निकालेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या आंसर आने वाला है, तो 0.35 यहाँ पर हमारा आंसर आने वाला है। आप चाहे तो इसमें से आप इसको घटा सकते हैं, जब माइनस में करके आप घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 0.35 जो है यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या आंसर होगा, आप लोग एक बार चाहे तो आप लोग घटा कर देख सकते हैं। आप लोग घटा कर कमेंट में दें, घटा कर आप लोग कमेंट करें यहाँ पर क्या आंसर हो रहा है। आपको वीडियो देखते देखते ही घटाकर आपको यहाँ पर आंसर देना है कि इसमें से जो है वह कौन सा आंसर जो है यहाँ पर हो जाएगा, इसमें से कौन आंसर जो है वह आंसर हो जाएगा, इसको आपको बनाना है। इसमें से घटाकर यहाँ पर आंसर आप दे कमेंट में। देखिए द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर यहाँ पर मुक्त होता है। तो विद्युत अपघटन के से कैथोड पर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर द्रवित है, याद रखें जलीय होता तो यहाँ पर हाइड्रोजन होता, लेकिन यहाँ पर द्रवित है इसलिए यहाँ पर हमारा सोडियम आंसर होगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर सोडियम आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। तो उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक हमारा ग्रेफाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से, इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार यहाँ पर हो जाएगा। और चलिए आगे देखते हैं कि एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा जो है वह बराबर होता है। तो वह किसके होता है, तो वह विद्युत रासायनिक तुल्यांक के होता है या फिर 1 ग्राम समतुल्य की, ये आपको देखना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 1 ग्राम समतुल्य की या बराबर होता है 1 ग्राम समतुल्य। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि सोडियम फ्लोराइड नहीं, यहाँ पर क्लोराइड होगा। सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद, यहाँ पर धनोद हो जाएगा। धनोद एवं ऋणोद पर, यहाँ पर धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल यहाँ पर यह पूछ सकता है। तो हमारा वो O2 और H2O2 जो है यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन होगा। देखिए कि यहाँ पर है निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। तो धातु की तरह यहाँ पर विद्युतीय गुण दर्शाता है हमारा क्रोमियम का ऑक्साइड CrO2, यहाँ पर CrO2 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यह हमसे दिया हुआ है और पूछा जा रहा है, इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है और pH बराबर 2 दिया हुआ है। इलेक्ट्रोड विभव यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है। तो इलेक्ट्रोड विभव जो है वहाँ पर हमारा हो जाएगा 1.42 वोल्ट, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि LiCl, NaCl और KCl के विलयन का अनंत अनुता पर समतुल्य चालकता का सही क्रम यहाँ पर क्या है। तो सही क्रम यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है और वह हमारा क्या आंसर होगा, यह देखिए सही क्रम हमारा क्या हो जाएगा, KCl, NaCl और LiCl। याद रखिए KCl, NaCl और LiCl। यहाँ पर कहाँ पर है क्वेश्चन, यह देखिए इसमें से किस जगह पर क्वेश्चन आंसर है, यहाँ पर आपको बताइए। यहाँ पर जो है ऑप्शन A, B, C, D, यहाँ पर कौन सा आंसर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, यहाँ पर कौन आंसर जो है वह सही हो जाएगा। यह देखिए तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर 0 नहीं होगा, पहला बात। KCl, NaCl और LiCl यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन किया है कि बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल को समतुल्य सुचालकता 400 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स और विशिष्ट सुचालकता जो है
यहाँ पर क्या हुआ है 8 गुने 10 के पावर -5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है, तो BSO4 का KSP है। KSP जो है यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है, जो कि हमारा हो जाएगा 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर। 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा जो है वह विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। क्या है, रासायनिक ऊर्जा जो है यहाँ पर वह विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है, इसलिए हमारा गैल्वेनिक सेल होगा। और अगर वही विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता तो वह हमारा होता विद्युत अपघटनी सेल। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कि मोलर चालकत्व की इकाई होती है, तो मोलर चालकत्व की इकाई यहाँ पर क्या होगा, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो जाएगा। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये भी नहीं होगा हमारा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि NaCl के जलीय घोल के विद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है, तो जलीय घोल है इसलिए हमारा हाइड्रोजन मुक्त होगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर जलीय घोल के बारे में बात किया गया है। देखिए निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं, तो विलयन में विद्युत का संचालन जो है यहाँ पर क्या करता है, यही हमसे पूछा जा रहा है, जो कि हमारा जो है विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य जो है वह विलयन में विद्युत का संचालन करता है। किसी चालकता सेल का सेल स्थिरांक होता है, तो चालकता सेल का सेल स्थिरांक हमारा हो जाएगा L/A, यहाँ पर हो जाएगा L/A यहाँ पर जो है, या ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह समझते चलना है और देखते चलना है और कमेंट में आपको आंसर देते चलना है। सेल ZnSO4 CuSO4 और Cu का यहाँ पर विद्युत वाहक बल इतना है, तो इसका कैथोड यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैथोड यहाँ पर हमारा कॉपर हो जाएगा, दाहिने साइड वाला जो है यहाँ पर हो जाएगा कैथोड। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया, तो आर्हेनियस ने। आयनीकरण का सिद्धांत आर्हेनियस ने दिया था, जो कि ताप और दाब के लिए दिया था। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, तो विद्युत अपघटन में जो है वह ऑक्सीकरण होता है यहाँ पर किस पर, तो वह होता है एनोड पर। याद रखिए किस पर होता है, ऑक्सीकरण जो होता है वह एनोड पर होता है। चलिए आगे देखते हैं कि 32 ग्राम ऑक्सीजन को मुक्त करने के लिए विद्युत की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। 32 ग्राम ऑक्सीजन मुक्त करने के लिए कितना ग्राम की आवश्यकता होगा, 4 फैराडे की आवश्यकता होगी, जो कि 2025 में पूछा गया है। देख लीजिए यहाँ पर 2025 में पूछा गया है। और जंग है, तो जंग क्या है, तो जंग क्या है यहाँ पर यह हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए जल योजित फेरिक ऑक्साइड यहाँ पर हमारा हो जाएगा, जल योजित फेरिक ऑक्साइड यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि निम्न सेल का विद्युत वाहक बल जो है इसका मान इतना दिया हुआ है, और यहाँ पर पूछा जाए तो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स पूछा जा रहा है, हमारा EMF पूछा जा रहा है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी ठीक हमारा उसी प्रकार होगा जिस प्रकार से हम लोगों ने वहाँ पर निकाला था। तो इसमें से हमको यहाँ पर इसको घटा देना है। इसको हम लोग जब घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए माइनस, जब देखिए यहाँ पर -0.24 में, -0.34 में हमको इसे घटाना है। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो 0. क्या हो जाएगा 76, यहाँ पर 0.76 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस है इसलिए घटेगा है, तो 4 यहाँ पर घटेगा, 2 आ जाएगा और 3 यहाँ पर आ जाएगा। माइनस में नहीं, यहाँ पर आ जाएगा प्लस में आंसर, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। यहाँ पर देखिए प्लस है इसलिए हमारा प्लस में आंसर आएगा। 0.32 वोल्ट यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि विशिष्ट चालकत्व की इकाई होती है, तो विशिष्ट चालकत्व की यहाँ पर इकाई हमसे पूछा जा रहा है, वह क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स यहाँ पर हमारा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं होता है, तो विद्युत अपघटन से यहाँ पर जो है वह कौन प्राप्त नहीं होता है, ये आप लोग बताइए। विद्युत अपघटन से जो है कौन प्राप्त नहीं होता है, तो विद्युत अपघटन से जो है यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम या फिर आयरन क्या है जो यहाँ पर प्राप्त नहीं होता है। क्या है इसमें से जो विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं होता है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यह देखिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा Fe, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Fe जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आयरन जो है
या विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। और इस चैप्टर में भी इतना ही क्वेश्चन था। आप देखते हैं अगले नंबर चैप्टर को। चलिए अगले नंबर चैप्टर में अब हम लोग अगले चैप्टर पर चलिए उसे भी देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई क्या होगा? तो वह हमारा होता है समय इनवर्स। समय का इनवर्स जो होता है वह प्रथम कोटि के लिए होता है। क्या होता है प्रथम कोटि के लिए? तो याद रखिएगा समय का इनवर्स होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है? तो देखिए कि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। तो वेग यहाँ पर इतना दिया हुआ है। तो इस अभिक्रिया कोटि क्या होता है? तो जो घातों का योग होता है, प्रतिफल यहाँ पर जो है इसके घातों के योग को ही अभिक्रिया की कोटि हम लोग कहते हैं। तो देखिए इसका जो भी है यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं यानी कि 1 है। तो घातों का योग तो यहाँ पर 2 है और जोड़ यहाँ पर करेंगे हम लोग और 1 यहाँ पर 1, तो जोड़ कर हमारा क्या आने वाला है? तो 3 आने वाला है। इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर 3 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 3। तो सभी क्वेश्चनों को समझकर जितना आप बनाएंगे उतना ही आपका सही होने का चांस होगा। तो उसी प्रकार आपको बनाना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो टी हाफ का मान होता है 0.693 बटा के हमारा होता है 0.693 बटा के। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? जल में H2G प्लस Cl2G 2HCl अभिक्रिया की कोटि है। इसमें से कौन है जो इसका अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया कोटि यहाँ पर है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यह जो है वह कौन सा अभिक्रिया कोटि है हमसे पूछा जा रहा है। तो यह हो जाएगा हमारा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड ऑर्डर था वह शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए होता है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो होता है वह टी हाफ जो होता है वह ए के समानुपाती होता है। याद रखिए टी हाफ जो होता है वह ए के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? और किसी वस्तु की प्रतिक्रिया की दर जो होता है वह किस पर निर्भर करता है? तो वह करता है सक्रिय मात्रा पर। याद रखिएगा परमाणु भार पर नहीं करता है, समतुल्य भार पर भी नहीं और अनुभार पर भी नहीं, वह करता है सक्रिय मात्रा पर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? तो देखिए यदि dx/dt KH + n और जब pH 2 से 1 करने पर प्रतिक्रिया का दर जो है वह 100 गुना हो जाता है। तो प्रतिक्रिया की यहाँ पर कोटि पूछा जा रहा है जो कि क्या होगा? यहाँ पर प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगा यह आपको बताना है। तो प्रतिक्रिया की कोटि यहाँ पर क्या हो रहा है आप लोग बताइए कि यहाँ पर जो है उसका जो प्रतिक्रिया की कोटि है वह क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि प्रतिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगा। तो वह हो जाएगा 2। याद रखिए द्वितीय कोटि की हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी पदार्थ के क्रिया करने का जो दर है वह किस पर निर्भर करता है? किसी पदार्थ के क्रिया करने की दर जो है वह किस पर निर्भर करता है? तो वह हो जाएगा हमारा सक्रिय द्रव्यमान पर। क्या हो जाएगा? सक्रिय द्रव्यमान पर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है? तो उत्प्रेरक क्या करता है? तो वह अभिक्रिया के वेग को घटाता या बढ़ाता है। याद रखिए क्या करता है? तो वह अभिक्रिया के वेग को घटाता या बढ़ाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा देखिए कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A + B यहाँ पर दिया हुआ है C के दर यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होता है दर और दर स्थिरांक दोनों ही शून्य होता है। यहाँ पर दोनों पर ही हमारा शून्य होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। तो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जो होती है वह क्या होगा यहाँ पर? तो वह हो जाएगा सक्रिय ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा को हम लोग कहते हैं। न्यूनतम ऊर्जा जो होता है उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई जो होती है वह समान होती है? तो समान हमारी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए होती है। वेग दर और दर स्थिरांक दोनों ही हमारा समान होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है वह समय के साथ घटती है। क्या होता है? तो समय के साथ क्या होता है? तो वह घटता जाता है। समय के साथ क्या होता है? तो घटता जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? इसमें से जो प्रथम कोटि की कौन जो है वह अभिक्रिया नहीं है? तो देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया NaOH वाला जो है वह हमारा नहीं है। याद रखिए NaOH वाला जो है यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं होगा। देखिए यहाँ पर कि यदि समीकरण वेग यहाँ पर इतना दिया हुआ है और सांद्रण को स्थिर रखकर B का सांद्रण तिगुना किया जाए। यहाँ पर क्या कर रहा है एक बार अच्छी तरह समझिए
कि बी के सांद्रण को तिगुना किया जाता है। बी को सबको यहाँ पर स्थिर रखना है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। बी को तिगुना किया जा रहा है तो यहाँ पर देखिए बी बराबर हमारा क्या करना है 3। यहाँ पर देखिए बी बराबर 3, तो बी बराबर जब हम लोग करेंगे यहाँ पर 3, तो 3 का जब स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा 9 आएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 गुना हो जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। क्या होगा तो वह अभिक्रिया का जो वेग है वह 9 गुना हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित में किस पर निर्भर नहीं करता है। तो अभिक्रिया का जो वेग है वह किस पर निर्भर नहीं करता है, तो वह अभिक्रिया की अनुक्ता पर जो है वह निर्भर नहीं करता है, अभिक्रिया की अनुक्ता पर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है, वेग स्थिरांक निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है। तो वेग स्थिरांक जो है यह ताप पर निर्भर करता है। कांस्टेंट जो होता है वह टेम्परेचर पर होता है, यहाँ पर ताप पर निर्भर करता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु पूछा जाए तो यह वेग स्थिरांक पर निर्भर नहीं करता है, वेग स्थिरांक पर निर्भर नहीं करता है, यही हमारा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, प्रथम कोटि के लिए यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए पूछा जा रहा है, इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। देखिए यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा हमारा कि प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि प्रथम कोटि है, यहाँ पर निर्भर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर नहीं हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही होगा, बस वहाँ पर नहीं छूट गया है, तो उसे देख लीजिएगा एक बार। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि किसी पदार्थ की अभिक्रिया का जो दर है वह निर्भर करता है। तो किसी पदार्थ की अभिक्रिया का दर जो है वह सक्रिय मात्रा पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, सक्रिय मात्रा पर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जो कि होता है मोल लीटर इनवर्स, क्या होता है यहाँ पर देखिए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जो है यहाँ पर क्या होता है कि मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स हमारा होता है। और शून्य कोटि का क्या होता है, तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यहाँ यह जो है हमारा शून्य कोटि का अभिक्रिया है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर जो है मोल इनवर्स लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या ऑप्शन नंबर बी, यह है हमारा क्या, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। यह हमारा हो जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण इतना दिया हुआ है, तो अभिक्रिया कोटि निकालने के लिए हमने बोला था कि बस इसके जो घात है ऊपर पावर है उसको हम लोगों को ऐड कर देना है। तो 1/2 और 1/2 को जब हम लोग ऐड करेंगे, जोड़ेंगे भीम का जोड़ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर हमारा कॉमन ऐसे भी आ जाएगा। और यहाँ पर जो है 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस 1, और 2/2 यहाँ पर हमारा आ रहा है, 2/2 यहाँ पर 2 हमारा आएगा, जो कि काट कर हमारा 1 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और इसी प्रकार से देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट वेग स्थिरांक निर्भर करता है। तो विशिष्ट वेग स्थिरांक जो है वह किस पर निर्भर करता है, तो वह करता है तापक्रम पर। किस पर करता है, तो वह करता है किस पर, तापक्रम। यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, और 25 में यह पूछा जा चुका है, याद रखें। तनु NaOH की उपस्थिति में एथिल एसीटेट का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया है। यहाँ पर देखिए एथिल एसीटेट का जो जल अपघटन है वह किस कोटि की अभिक्रिया है, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है किस कोटि की अभिक्रिया है। तो यह हमारा हो जाएगा तनु NaOH जो है यहाँ पर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगा, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगा। अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में किसके बीच होता है, तो वह होता है 2 और 3 के बीच। किसके बीच होता है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यह देखिए 2 और 3 के बीच यहाँ पर होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग का व्यंजक यहाँ पर इतना दिया हुआ है, तो अभिक्रिया कोटि, और अभिक्रिया कोटि क्या होता है, तो अभिकारक के घातों का योग, तो n है और यहाँ पर m है, तो n को हम लोग n जोड़ m कर देंगे, याद रखिए घातों का योग n जोड़ m, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो कि यहाँ पर कहाँ पे है, देखिए यहाँ पर n जोड़ m यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आपको गलत दे दिया हुआ है, यह हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। थोड़ा सा मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। चलिए इस
चैप्टर को भी हम लोग समाप्त कर चुके हैं और अगले चैप्टर पर चलते हैं। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन भी हमारा ओपन है और यहाँ पर पीपीटी जो है वो ओपन नहीं हो रहा था, तो चलिए हम यहाँ पर आपको पीडीएफ से ही करा देते हैं। चलिए निम्न में से कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है, यहाँ पर देखिए 2012, 22 और 24 में पूछा गया है। लायोफिलिक कोलाइड जो है यह नहीं है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए लायोफिलिक कोलाइड जो है इसमें से कौन नहीं है, जो कि यहाँ पर कुहासा, यहाँ पर लायोफिलिक कोलाइड नहीं होगा। याद रख लायोफिलिक कोलाइड जो यहाँ पर नहीं होगा, दूध हो जाएगा, यहाँ पर गोंद हो जाएगा, रक्त भी हो जाएगा, लेकिन कुहासा यहाँ पर नहीं होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दूध है, यह भी 22 और 24 में पूछा गया है। तो दूध जो है वह क्या है, तो दूध जो है यह एक प्रकार का है जल में परिक्षेपित वसा। क्या है, जल में परिक्षेपित वसा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि दूध जो होता है, दूध वास्तव में जल में वसा का जो होता है वह परिक्षेपण होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किससे टिंडल प्रभाव नहीं, किसमें टिंडल प्रभाव जो है वह नहीं पाया जाता है। तो टिंडल प्रभाव जो है वह चीनी के घोल में नहीं पाया जाता है। क्या है, तो चीनी के घोल जो है उसमें यह नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा, किसमें, चीनी के घोल में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन जो है वह क्या है, तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा चीनी का घोल। और चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन जो है वह क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। रासायनिक अधिशोषण जो अभिक्रिया है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया जो है वह क्या है, तो यह एक प्रकार का अनुत्क्रमणीय है। क्या है, अनुत्क्रमणीय। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। और अगला देखिए कि एक अनुत्क्रमणीय क्या है, एक उत्क्रमणीय साम्यावस्था आकलन को बढ़ा देता है, जो कि 2017 में पूछा गया। तो किस चीज़ को यहाँ पर बढ़ा देता है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो है वह किस चीज़ को बढ़ा देता है, देखिए प्रतिक्रिया में ऊर्जा प्रदान करता है, यहाँ पर क्या है, या फिर प्रतिक्रिया में ऊर्जा प्रदान करता है, दोनों तो एक ही आंसर है। यहाँ पर प्रतिक्रिया साम्यावस्था स्थिरांक को परिवर्तित कर देता है, या फिर एक उत्पाद को साम्यावस्था आकलन पर करता है। और आपको सभी का कमेंट में आंसर देना है। क्या करना है, तो सभी चीज़ों का जितने भी क्वेश्चन है सभी का आंसर आपको कमेंट में देना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर हमारा आंसर जो है वह क्या होगा, यह आपको बताना है कि यहाँ पर हमारा जो आंसर है वह क्या हो जाएगा। यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, तो यह देखिए यहाँ हमारा आंसर यह होगा। देखिए यह जो है प्रतिक्रिया में ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ पर ऑप्शन जो है ऑप्शन बी और डी या सी और डी यहाँ पर दोनों ही सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि बेरियम सल्फेट, यहाँ पर क्या है, बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल को समतुल्य सुचालकता 400 मिनवर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स और विशेष सुचालकता इतना दिया हुआ 8 × 10⁻⁵ मिनवर सेंटीमीटर इनवर्स है। तो BaSO4 का KSP होगा। KSP जो है वह क्या होगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन में यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो KSP जो है वह हो जाएगा 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर, 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10⁸ मीटर स्क्वायर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जो है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है उसे भी अब हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। तो चारकोल के द्वारा सबसे अधिक किसका होता है, वह होता है अमोनिया का। वह क्या किसका होता है, तो वह हो जाता है अमोनिया का। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, जब यहाँ पर है जब FeOH के होल3 सॉल्ट में NaCl का घोल मिलाया जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, FeOH जो 3 है होल3 यहाँ पर वह अवक्षेपित होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वह हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक जो है वह क्या करता है। तो वह अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता या घटाता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता या घटाता है, याद रखिएगा।
चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है केजी प्रति मोल में। यहाँ पर केजी प्रति मोल में तो वह होता है 20 से 40 केजे मोल प्रति होता है यहाँ पर ऊर्जा उत्सर्जित। और देखिए कि रासायनिक अधिशोषण में कितनी परत होती है, तो रासायनिक अधिशोषण में केवल यहाँ पर कितना परत होता है, तो केवल एक ही परत बनता है। भौतिक अधिशोषण में जो होता है वो बहुआण्विक परत होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है। तो टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है, तो सॉल में। किसमें पाया जाता है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा सॉल में पाया जाता है। और देखिए कि क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण है। तो दूध जो है वह एक प्रकार का पायस का उदाहरण किसका है, तो पायस यानी कि इमल्सन का उदाहरण है, पायस का यह उदाहरण है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कि रासायनिक अधिशोषण की दर, रासायनिक अधिशोषण की दर जो है वह क्या होता है। यहाँ पर देखिए तो यह जो होता है यह दाब बढ़ने से बढ़ता है। याद रखिए यह जो है यह दाब बढ़ने से बढ़ता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में किसके बीच होता है। तो कोलाइडी कणों का आकार जो होता है वह होता है 10 के पावर -7 से 10 के पावर -9 सेंटीमीटर। 10 के पावर -7 से 10 के पावर -9 सेंटीमीटर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। तो अधिशोषण की जो मात्रा है वह कैसे निर्भर करती है, यहाँ पर यह हमसे पूछा जा रहा है। तो गैस के दाब पर या फिर गैस के प्रकृति पर या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि फिटकरी जो होता है गंदे पानी को शुद्ध करता है। फिटकरी जो होता है वह गंदे पानी को शुद्ध करता है किसके द्वारा, तो स्कंदन द्वारा। किसके द्वारा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा स्कंदन द्वारा। चलिए यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है। तो कोलाइडी विलयन का जो शोधन है वह किस द्वारा होता है, तो अपोहन द्वारा होता है। अपोहन द्वारा इसका कोलाइडी कणों का यहाँ पर शोधन किया जाता है। और देखिए 298 केल्विन ताप पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन अधिशोषित होगा। तो यहाँ पर किसका अधिशोषित होगा सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर अमोनिया का होता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हमारा जो है वह बिल्कुल राइट होगा। और चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि फ्रेंडली के अधिशोषण समताप के अनुसार पूछा जा रहा है। तो फ्रेंडली का अधिशोषण समताप जो है वह क्या कहता है, ये फ्रेंडली का जो अधिशोषण समताप है वह कहता है x/m जो होता है x/m वह kp पावर 1/n के बराबर होता है, 1/n के, जो कि कहाँ पर है यह देख लीजिए x/m। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में हमारा यहाँ पर सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन अधिशोषण बहुआण्विक स्तर बनाता है। तो बहुआण्विक स्तर जो है वह भौतिक अधिशोषण बनाते हैं, भौतिक अधिशोषण। चलिए अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।